नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में स्टार्टिंग में आपको 10 क्वेश्चन दिया जाता है। इसके अलावा अन्य इन्फॉर्मेशन जो भी होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि भारत ने 2026 में किस वैश्विक खाद्य कार्यक्रम में पहली बार भागीदार देश के रूप में भाग लिया है? आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिया है, SIEAAL 2026 पेरिस या गल्फ फूड 2026 दुबई या अनूगा 2026 जर्मनी या फूडेक्स 2026 जापान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, देखा जाए कि वैश्विक कृषि व्यापार के क्षेत्र में भारत जो है महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल किया है और साथ ही साथ जो है भारत जो है खाड़ी जो देश है उन देशों में भी व्यापार में एक महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 31 वर्ष के बाद भारत जो है एक पार्टनर कंट्री के रूप में भागीदार लिया है, यानी भाग लिया है। ये भी आपको याद रखना है। ये कार्यक्रम कहाँ पर कराया जा रहा है? तो ये याद रखिएगा कि दुबई में ये किया जा रहा है। दुनिया भर के यानी कि 200 से अधिक देश जो है इसमें भाग लिए हैं। 200 से अधिक देश भाग लिए हैं। भारत के तरफ से देखा गया कि 25 राज्य, ठीक है, राज्य और 25 राज्य और उसके बाद 161 प्रदर्शक जो है वो लोग भाग लिए हैं। यानी कि दुनिया भर के जो बिजनेसमैन जो होते हैं एक नए बिजनेस के खोज में यहाँ पर आते हैं और इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। अब इसमें क्या होगा कि इस कार्यक्रम में देखा जाता है कि एक स्टॉल लगा दिया जाता है और जो भी प्रोडक्ट होता है उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है और दिखाया जाता है। जो नए बिजनेसमैन या नए बिजनेस के खोज में जो आते हैं, जिनको वो प्रोडक्ट जो अच्छा लगता है, उसके बाद जो उसकी मांगे बढ़ती है उस देश में, तब भारत निर्यात करता है। यानी कि जैसे कि भारत के जो बासमती चावल की खास करके इसमें बात किया जाएगा। बासमती चावल वहाँ पर जब कोई भी बिजनेसमैन जब बासमती चावल की मांग करेगा तो भारत क्या करेगा? अपने देश से बासमती चावल की सप्लाई करेगा। जैसे कि बिहार ही की बात करें, बिहार भी गया तो बिहार के मानते हैं कि मखाना जब गया है, मखाना वहाँ पर बताया जाएगा कि इसकी क्या फायदा है, इसकी प्रोसेसिंग बताया जाएगा, कैसे ये तैयार किया जाता है। सब कुछ बताने के बाद जब वहाँ के जो बिजनेसमैन है जब उनको ये पसंद आएगा तो उसको निर्यात करने के लिए, यानी कि भारत से जब मांग होगी तो भारत क्या करेगा? उस देश में निर्यात करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत की भी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, ये याद रखना है। भारत की तरफ से अगर जो हम देखे जाए तो किसान उत्पादन संगठन और सरकारी संस्थाएं और स्टार्टअप और सरकारी एजेंसियां और राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं वो सभी इसमें भाग लिए हैं। तो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतना याद रखिएगा। और ये कहां पर हो रहा है? तो दुबई में हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि हाल ही में समाचार में आया शब्द मदर ऑफ ऑल डील्स किस समझौते से जुड़ा हुआ है? तो ठीक है, ऑप्शन नंबर देखा गया है भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता, भारत EFTA व्यापार समझौता या भारत EU मुक्त व्यापार समझौता या भारत आसियन व्यापार समझौता। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। याद रखिएगा, आने वाले समय में भारत व्यापार और भारत के निर्यात और जॉब, विदेशी निवेश और आयात पर कहीं ना कहीं भारत जो है एक गहरा असर डालने वाला है। ठीक है, भारत जो है इससे पहले देखा जाए, भारत जो है ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाए। भारत जो देखा जाए इससे पहले जो है 21 डील कर चुका है, ठीक है, लेकिन ये 22वां डील है। इस इन सभी डीलों में से सबसे महत्वपूर्ण अगर ये डील देखा जा रहा है, फायदेमंद अगर ये डील देखा जा रहा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ईयू, यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है उन देशों के साथ ये समझौता किया गया। और कहीं ना कहीं जो है अमेरिका जो है, अमेरिका को इससे कहीं ना कहीं डर है कि ये यूरोपियन जो देश है, यूरोपीय यूनियन संघ जो देश है, ये कहीं ना कहीं व्यापार में हमसे कहीं आगे ना निकल जाए। ये सबसे बड़ी समझौता इसमें किया गया है, आपको ये याद रखना है। चलिए आगे जब हम बढ़ते हैं, इसमें इस डील में देखा गया, कहा गया है खास करके जो इसमें टैरिफ जो टैक्स वगैरह जो लगाया जाता था, उस टैक्स को कहा गया कि हम फ्री रखेंगे, एक नाम मात्र का रहेगा। ये भी क्या करना है? आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें ये जो है जो भारत से, यानी कि कहने का मतलब है जो विदेशों से जो महंगी महंगी जो गाड़ियां आती है भारत में, आने के बाद क्या होता है? उसका टैक्स लगता है। टैक्स जब लगता है तो वो गाड़ियां महंगे दरों पर बिकती है। यानी जैसे BMW हो गया, मर्सिडीज हो गए, तो ये सभी जो गाड़ियां जो अब भारत में आएंगी तो अब सस्ते दरों में मिलेगी। कहीं ना कहीं जो है कहा जा रहा है कि ये मान के चले गाड़ियां जो एक 1.5 करोड़ जो 2-2 करोड़ को जो गाड़ियां मिल रही थी, अब वो गाड़ियां जो घटकर दाम उन लोगों का आ जाएगा कहीं ना 60 लाख 70 लाख की ये गाड़ियां गाड़ियां जो है मिलना शुरू हो जाएगी भारत में। अब ये भी कहा जा रहा है कि ये यूनियन यानी कि
यूरोपीय यूनियन जो देश है लगभग ये कुल दुनिया का, यानी कि बात करेंगे 25% जीडीपी इनके पास है, यानी कि पूरी दुनिया का देखा जाए तो ये 25% जीडीपी है। जब टैक्स फ्री होने की जब बात कहा जा रहा है कि जब टैक्स फ्री हो जाएगा तो कहा जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन जो है 1.4 अरब डॉलर, अरब सॉरी 1.4 अरब यूरो जो है कहीं ना जो है इसकी बचत होगी, ये भी कहा जा रहा है। ठीक है, भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि हम 97% तक लो जो है शुल्क जो है मुक्त कर देंगे, यानी कि फ्री कर देंगे। ठीक है, वहीं पर आयात टैक्स की बात कहा जा रहा है कि आयात जो टैक्स है यानी कि हम उस पर जो है पहले 70% जो था, उसके बाद 110% तक ले जो बाहर से जो वस्तुएं मंगाई जाती थी उस पर टैक्स लगाया जा रहा था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि हम इसको धीरे धीरे कितने भाई 5 सालों में क्या करेंगे, धीरे 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 5 सालों में कम करते करते हम क्या करेंगे 10% तक हम लाकर छोड़ देंगे, ये भी कहा जा रहा है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो भी का और एक बात और याद रखिएगा, यूरोपीय यूनियन जो है यानी कि इन देशों को जब समझौता हुआ है तो कहा जा रहा है कि 2032 तक भारत जो है दुगना व्यापार क्षेत्र उत्पन्न करेगा, यानी कि इन देशों के साथ। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसमें एक और बात है, जो हमारे भाई साहब लोग जो दारू वगैरह पीते हैं उन लोगों के लिए एक और बात कहा गया है कि जो विदेशी जो दारू होता था उस दारू पर 150% तक ले क्या किया जाता था, टैक्स लगाया जाता था। अब इस टैक्स को कहा गया कि हम घटाकर धीरे 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 करके क्या करेंगे, मैंने घटाएंगे, उसके बाद 75% लाएंगे और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे 20% तक लिया कर हम छोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि विदेशी दारू जो है उस पर। चलिए आगे बात करेंगे, इसमें भारत की तरफ से कहा गया कि हम चमड़ा उद्योग हो गया, रसायन हो गया, समुद्री जैसे मछली झींगा उंगा जो हो गए, ये सभी पर हम क्या करेंगे टैक्स फ्री रखेंगे। यानी कि अभी ये समझौता जो अभी लागू नहीं हुआ है, अभी इतना बात आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए तो भारत की तरफ से ये डील हो चुका है। ठीक है, यूरोपीय यूनियन जो देश है उन देशों के साथ जो है ये डील हो चुका है। अब जो BMW वगैरह मर्सिडीज वगैरह जो गाड़ियां हैं वो सस्ता मिलेगी, तो हम यही सोच रहे हैं, हम भी यही सोच रहे हैं कि अगला साल जो है BMW या मर्सिडीज को ले ही लेते हैं। जब 40 50 60 लाख में मिल ही जाएगा तो हम ले लेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करके राष्ट्रपति भवन में उद्घाटित जो है नई पांडुलिपि एवं शास्त्रीय भाषा पुस्तकालय का नाम क्या है। तो आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया है, ज्ञान मंडल या ग्रंथ कुटीर या विद्या केंद्र या साहित्य भवन। ये 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में देखा जाए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसमें देखा जाए कि इसमें जो है 11 शास्त्रीय भाषाओं में ये पांडुलिपियां जो है तैयार की गई है, आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर 23 पुस्तक यानी कि 23 पांडुलिपि जो पुस्तकें हैं आपको ये भी देखने को मिलेगा। चलिए इसमें देखा जाए जैसे तमिल हो गया, संस्कृत हो गया, मलयालम, उड़िया, मराठी और पाली, ये सभी जो है भाषाओं में आपको बुकें यहाँ पर ये पांडुलिपियां देखने को मिलेगी। और यहाँ पर 50 ऐसे पांडुलिपि जो है, ठीक है, पांडुलिपि, ये पांडुलिपि जो है ये आप ताड़ के जो पत्ते होते हैं, किसका भाई, ताड़ का पत्ता, कागज हो गए, पेपर हो गए, ठीक है, छाल हो जाए, वृक्ष के जो छाल होते हैं उस पर ये पांडुलिपियां किया गया है। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग जाने, ये राष्ट्रपति जो है उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। आप थोड़ा सा देखते हैं, हम लोग राष्ट्रपति भवन की बात करेंगे। तो राष्ट्रपति भवन जो है ये रायसीना हिल्स पर है। ठीक है, रायसीना हिल्स पर है। ठीक है, और ये कब बना था, 1912 से लेकर 1929 के बीच में ये बना था राष्ट्रपति भवन, और 1931 में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, उद्घाटन किया कौन किया था, इरविन ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए तो ये एडवन लुटियस जो है उनके द्वारा इसका डिजाइन किया गया था, ये भी याद रखिएगा, एडविन लुटियंस जो है उनके द्वारा ये डिजाइन किया गया था। तो ये हमारा 3 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, चौथा नंबर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि देखिएगा
कि हाल ही में किस पुलिस बल को राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हाँ देखिएगा, सिक्किम पुलिस या असम पुलिस या मणिपुर पुलिस या मेघालय पुलिस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा बात करेंगे राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार जो है ये पाने वाला देखा जाए तो 15वां राज्य बना है। ठीक है, 15वां राज्य बना है। आजादी के बाद देखा गया कि 14 राज्य को दिया गया था, लेकिन यह जो है पूर्वोत्तर भारत के यानी कि ये 15वां राज्य बन गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये राष्ट्रपति के द्वारा ये सम्मान दिया गया है, और ये पुलिस कलर पुरस्कार जो है यह एक ध्वज के सम्मान में होता है, और उसको पुलिस जो होते अपने वर्दी पर लगाते हैं, यानी बाजू जो है यहाँ पर ये लगाते हैं। आपको ये भी बात याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं सिक्किम की। जब इसमें बात आ गई है तो सिक्किम जो है 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में ये भारत का 22वां राज्य बन गया। कितना भाई, तो 22वां राज्य बन गया, ये भी नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि 2025 में विली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो देखिएगा, सौम्या स्वामीनाथ, बलराम भार्गव या रणदीप गुलेरिया या चंद्रकांत लहरिया। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ये देखा जाए कि ये जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, और टीका वगैरह के खोज किए, शोध और खोज में इनको यह पुरस्कार दिया गया। और ये WHO की बात करेंगे, WHO के पूर्व में सदस्य भी रह चुके हैं, ये भी याद रखना है, पूर्व में सदस्य भी रह चुके हैं। WHO जो है इसकी स्थापना कब होती है, याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। क्या भारत WHO का सदस्य है, तो हाँ जी, भारत जो है यानी कि 12 जनवरी 1948 जो है WHO का सदस्य भारत भी बन गया है। ये भी क्या करना है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसका क्षेत्रीय कार्यालय अगर जो पूछे तो कहां पर है WHO का, तो नई दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन होगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, करके हाल ही में अभिषेक शर्मा ने किस टीम के खिलाफ गुवाहाटी में तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच में 14 गेंदों में अर्धशतक बना दिया, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ हो जाएगा। और 3-0 से ये श्रृंखला पर क्या किया है कि भारत जो है कब्जा कर लिया है, ये भी आपको याद रखना है। 14 गेंदों में इन्होंने मारा, तो क्या इससे पहले जो कोई भारतीय ऐसा है जो 14 गेंदों में अर्धशतक लगाया है, तो हाँ है। याद रखिएगा अभिषेक शर्मा के जो गुरु हैं, गुरु की बात करेंगे, सॉरी युवराज सिंह की बात करेंगे, युवराज सिंह जो है इन्होंने 12 गेंदों में, ठीक है 12 गेंदों में इन्होंने क्या किया है, अर्धशतक लगाया। और हार्दिक पांड्या जो है वो कितने, तो 16 गेंदों में लगाया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो न्यूजीलैंड हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में इंद्रजीत सिंह बिंद्रा जिनका नई दिल्ली में निधन हो गया, वो किस खेल प्रशासन निकाय से जुड़े हुए। तो BCCI के द्वारा, IFF के द्वारा, या SI के द्वारा, या IOA के द्वारा। तो याद रखिएगा ये BCCI के पूर्व में चेयरमैन भी रहे हैं। ठीक है, BCCI के ये चेयरमैन भी रह चुके हैं, यानी कि 1993 से लेकर 1996 तक ये BCCI के चेयरमैन भी रहे हैं, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो है मिथुन मनहास जो है BCCI के वर्तमान में अभी चेयर कौन है, तो मिथुन मनहास जो है BCCI का चेयरमैन है। और ICC के चेयरमैन कौन है, ये भी याद रखिएगा। तो बिगड़े बाप के औलाद एक हैं, वो जय शाह जो है वो
अभी आईसीसी के चेयरमैन जो है वो बने हुए हैं। लेकिन आपको बीसीसीआई के अगर जब पूछ दे तो मिथुन मन्हास जो है उसका चेयरमैन है। ठीक है, बीसीसीआई का मुख्यालय आपसे पूछ देगा कि कहाँ पर है, तो ये भी आप मुंबई में इसका मुख्यालय है। और साथ ही साथ अगर जो आपको ये आईसीसी के पूछ दे तो कहाँ पर है, तो दुबई में है। नोट कर लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या भरा है। हाल ही में किस राज्य में 450 करोड़ रुपए के माताबारी पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखा गया है? तो याद रखिएगा, ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा त्रिपुरा में, ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा त्रिपुरा में यानी कि पर्यटक सर्किट जो है उसका माने विकास करने के लिए यह आधारशिला यानी कि 450 करोड़ रुपए के रखा गया है। कहां पर? तो त्रिपुरा में रखा गया है, यह भी याद रखना है। ठीक है, त्रिपुरा जो है किस किस देशों से, राज्य से लगता है? तो एक तो लगता है मिजोरम से और असम से लगता है। ठीक है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर जब बात करें किससे बनाता है, तो वो बांग्लादेश से बनाता है, देश से बनाता है, ये याद रखिएगा। तो ये 450 करोड़ रुपए किसके लिए खर्चा किया गया, तो आप तो जान ही गए कि किसके लिए किया गया है। आगे देखते हैं हमारा 8 नंबर तो क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर हो गए, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पर हाल ही में फ्रांस द्वारा किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का किताब दिया गया है? तो एडेल या रेहाना या विक्टोरिया बेकहम या काइली नेजर को? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, इन्हीं को दिया है। इन्होंने ये जो है पुस्तक जो है, पुस्तक जो है इन्होंने लिखा है, उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, आर्ट ऑफ किताब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। यानी कि साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन जब किए हैं तो इनके लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और इसमें रामायण और महाभारत के अनुवाद को भी इन्होंने सम्मिलित किया है और वो पुरस्कार दिया गया है इनको। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विक्टोरिया बेकहम को। हाल ही में भारत ने तरल रॉकेट प्रणोद कार्यक्रम में योगदान के लिए 2026 में पद्म श्री से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिएगा, जी माधवन नायर या ए मथुनायगम या नबी नारायण या के राधा कृष्णन? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी जो है भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा जो है कितने पुरस्कार, तो यानी कि याद रखिएगा जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा पुरस्कार दिया जाने की घोषणा किया गया। पद्म पुरस्कार जो है यानी कि 131 को पुरस्कार की बात किया गया, जिसमें से देखा गया कि 5 पुरस्कार की बात करेंगे। पद्म विभूषण 5 पुरस्कार जो है इसमें से पद्म विभूषण भूषण दिया जाएगा। और उसके बाद जो है 13 जो है पुरस्कार जो है वो पद्म भूषण दिया जाएगा। और 113 पुरस्कार जो है वो आपका पद्म श्री होगा, यह पुरस्कार जो दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अभी राष्ट्रपति के द्वारा यह घोषणा किया गया। अब किसको किसको मिला हुआ थोड़ा सा एक लंबा लिस्ट हो जाएगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। कभी क्वेश्चन आएगा चाहे उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाकर डाल देंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अब आइएगा इस छोटे कार्यक्रम की बात करेंगे जब हम जो है टॉपिक ऑफ डे के बारे में। देखिए क्या दिया है, चलिए कर गोवा मुक्ति आंदोलन की बात कह रहा है कि 19 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री ने गोवा मुक्ति दिवस पर शुभकामनाएं दी और प्रभाकर वैद्य वाला राय और मापरी नानाजी देशमुख और जगन्नाथ राव जोशी जैसे नेताओं को सम्मानित किया, जिन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाई है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा क्या कह रहा है। कर्क अलबुर गोवा 1510 ईस्वी में अलबू कर्क जो है द्वारा यूसुफ आदिल शाह को हराने के बाद पुर्तगाली के नियंत्रण में आ गया था, इनके द्वारा कहा जा रहा है, जिसे 450 वर्ष उपनिवेशिक शासन। यहाँ पर गोवा पर देखा गया कि 450 वर्ष से ऊपर यानी कि पुर्तगालियों का शासन रहा, नियंत्रण रहा। ठीक है, लंबे पुर्तगाली शासन के गोवा की संस्कृति, वास्तुकला, भाषा और धर्म प्रभाव डाला और यूरोपीय विरासत को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। कहने का मतलब इस पुर्तगाली वाली जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो गोवा वाला जो क्षेत्र है पुर्तगालियों के द्वारा उनकी वास्तुकला, उनकी संस्कृति, उनकी शिक्षा जो भी था उस पर इन लोगों ने अपना प्रभाव डाला। और वहां के जो संस्कृति और शिक्षा जो थी उसको ये लोग वास्तुकला जो उसको समाप्त करके अपने शिक्षा और संस्कृति को यहाँ पर दबदबा बनाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसमें।
कह रहा है कि गोवा उपनिवेशिक विरोध भावनाएं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ बढ़ती और गोवा नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1928 में त्रिस्टाओ डी और ब्रागंजा कुन्हा को कलकत्ता सत्र में की गई है। यानी कि गोवा नेशनल कांग्रेस की स्थापना अगर जब पूछेगा तो आपसे कलकत्ता सत्र में की गई है। छात्र युवा स्थानीय नेताओं धीरे धीरे राजनीतिक में सक्रियता सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन में भाग लेना शुरू कर दिए। जब पुर्तगाली जो यहाँ पर तो कब्जा कर ही लिए थे, लेकिन अब धीरे धीरे छात्र युवा और स्थानीय नेता जो है इस सक्रिय रूप से इसमें आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, चलिए मुक्ति आंदोलन अहिंसात्मक प्रतिरोध और सशस्त्र क्रांतिकारियों में विभाजित किया गया था, जैसे कि आजाद गोमतक दल। ठीक है, यानी कि यह आंदोलन जो था यानी कि शस्त्रधारी यानी कि अहिंसक और हिंसात्मक के रूप में यह भाग ले लिया था। यह विभाजन एकीकृत प्रदर्शन को धीमा करता था लेकिन विविध भागीदारी को मजबूत भी करता था। यानी कि जो ये दो भागों में बट गया था तो कहीं ना कहीं जो है वो प्रदर्शन को धीमा करता था। यानी कि जो प्रदर्शन था उसमें जब अब कहने का मतलब कोई भी यहाँ पर 10 आदमी है और 10 आदमी जब एक साथ रहते हैं तो मजबूती के साथ रहते हैं, लेकिन इसमें से क्या हुआ कि 5-6 आदमी भाग गया तो कहीं ना कहीं हमारी मजबूती घट जाएगी। तो यहां पर कह रहा है कि एकीकृत प्रदर्शन को धीमा करता था लेकिन विविध भागीदारी को मजबूत करता था। यानी कि और सभी जो चीजें होती है उस चीजों में क्या क्या मजबूती के साथ भागीदारी निभाता। 1946 में राम मनोहर लोहिया ने गोवा में एक बड़ा रैली आयोजित किया जिसमें से नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और भारत के एकीकरण की मांग की गई। यानी कि 1946 में गोवा में राम मनोहर लोहिया के द्वारा ये जो गोवा में एक बड़ा रैली आयोजित किया गया जिसमें नागरिक की स्वतंत्रता की बात की गई, उसकी एकीकरण की बात कही, उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता की बात किया जा रहा है और जिसने युवा और स्थानीय जनता जो इससे रैली से क्या हुआ प्रेरित हुए और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। इस अवधि में किए गए कई अहिंसात्मक सत्याग्रह और सार्वजनिक प्रदर्शन ने भविष्य के सैन्य और राजनीतिक कार्रवाइयों पर नींव रखी। स्वतंत्रता के बाद भारत ने सैन्य हस्तक्षेप से बचा क्योंकि कूटनीतिक चिंताएं और पुर्तगाली नाटो का सदस्य था। चलिए भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जब कूटनीतिक विफल हुई तो ऑपरेशन विजय 19 दिसंबर जो यानी कि पुर्तगालियों जो नाटो का सदस्य हो गया था और वो जब उनकी कूटनीति विफल हो जाती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा भारत जब आजाद हुआ यानी कि 1947 में हमारे भारत आजाद हो जाने के बाद भी भारत का ऐसा एक क्षेत्र था जो गोवा जो था वो पुर्तगालियों के अधीन था, यानी कि मुक्त नहीं हो गया। हम लोग तो अंग्रेजों से मुक्ति मिल गई थी लेकिन यहाँ पर पुर्तगाली जो है हमारे भारतीय राज्य यानी कि गोवा को अपने कब्जा में करके रखा हुआ था। जो है जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू वगैरह भारत के प्रधानमंत्री थे। इन लोग हटने वगैरह के नाम नहीं ले रहे थे, तो थल सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों को एक ही बार पहुंचाया गया। पहुंचाने के बाद जो है तहस नहस कर दिया गया यहाँ की क्षेत्र यानी कि गोवा को। ठीक है, तो गोवा को और वहां पर ऑपरेशन विजय के साथ 1961 में यहाँ पर गोवा और दमन द्वीप को अधिग्रहण यानी कि भारत में मिला लिया गया। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर अधिग्रहण किया गया, उसके बाद देखा जाए वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहा। लेकिन 1987 में क्या हो जाता है, गोवा जो है 1987 में भारत का राज्य बन जाता है, यह भी याद रखना है आपको। ठीक है, 1974 में भारत पुर्तगालियों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और जिसमें गोवा, दमन और दीव और दादर एवं नगर हवेली भारत की सार्वभौमिकता को मान्यता दी गई और कूटनीति संबंध को पुनः स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये जो है हमारा कुछ टॉपिक ऑफ डे था, उसमें हम लोग देखें, आगे देखते हैं। इसमें गोवा मुक्ति की बात करेंगे, उसके बाद यह संघर्ष गोवा की समकालीन राजनीतिक पहचान और भारत के कानूनी एकीकरण और प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर अंग्रेज जो है कभी कब्जा नहीं किए। यहाँ पर किसका अधिकार था, तो पुर्तगालियों का अधिकार था। ठीक है, तो आज के हमारा करंट अफेयर्स और टॉपिक ऑफ डे का जो भी क्वेश्चन था हमने आपके सामने रखा। अब हम लोग मिलते हैं कल।